हाँ जी, स्वागत है आप सभी लोगों का। कैश फ्लो स्टेटमेंट अपन लोग कर रहे थे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस डायरेक्ट मेथड के साथ। तो उसी मुहिम को, क्वेश्चन की प्रैक्टिस वाली मुहिम को अपन लोग शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के साथ अपन लोग जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21। तो सवाल कुछ इस प्रकार प्रकार है। फॉलोइंग इज द कैश फ्लो एब्स्ट्रैक्ट। यार ये सेटल क्यों नहीं हो रहा? ओके, अब ठीक है ना। चलो जी, अब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। फॉलोइंग इज द कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ अल्फा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2024 को। आपको कैश फ्लो एब्स्ट्रैक्ट दे रखा है अल्फा लिमिटेड का। ओपनिंग कैश और कैश बैलेंस दे रखा है। फिर उसके बाद शेयर कैपिटल इशूड बताओ कहाँ जाएगी? सर ये जाएगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। ये जाएगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगी। कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, सर ये जाएगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर ऐड हो जाएगी। और सेल ऑफ मशीनरी ये सर जाएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर ऐड हो जाएगी। उसके बाद कैश आउटफ्लो में पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ ट्रेड पेबल, तो ये सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से माइनस हो जाएगी। सैलरी एंड वेजेस भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से माइनस हो जाएंगे। पेमेंट ऑफ ओवरहेड भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से माइनस हो जाएंगे। मशीनरी एक्वायर करी तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में से माइनस हो जाएगा। डिवेंचर रिडीम करा है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से माइनस हो जाएगी। बैंक लोन रीपेड करा है तो ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से माइनस हो जाएगा। टैक्स पे करा है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से माइनस हो जाएगा। आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बना करके चलना है। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 21। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या लिखोगे आप? सर एक तो हम लिखेंगे कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल से कितना कलेक्ट हुआ? सर 3,50,000 ट्रेड रिसीवेबल से कलेक्ट हुआ। और पेमेंट टू ट्रेड पेबल, पेमेंट टू ट्रेड पेबल 90,000। उसके बाद सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस है 25,000। फिर उसके बाद पेमेंट ऑफ ओवरहेड 15,000। फिर उसके बाद बस टैक्स पेड। तो यहाँ से आपकी नेट इंफॉर्मेशन निकलेगी 3.5 लाख माइनस माइनस 90,000 माइनस 25,000 माइनस 15,000, 2,20,000। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स लेस
टैक्स पेड 1,55,000। $65,000 ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ए, फिर आप निकालते हो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप लिखोगे सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी से 70,000 आए हैं। फिर आप लिखोगे परचेज ऑफ मशीनरी 4 लाख। फिर उसके बाद बस 3,30,000 कैश फ्लो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बी, फिर आप लिखोगे क्या फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आप लिखोगे शेयर इशूड, कितने के शेयर इशू करे हैं 5 लाख रुपीज के। उसके बाद डिबेंचर रिडीम, डिबेंचर रिडीम करे हैं 50,000 के। फिर बैंक लोन रीपेड, बैंक लोन कितना रीपे करा है आपने 2.5 लाख रुपए का। बस 5 लाख माइनस 3 लाख कर दे तो ये आ जाएगा 2 लाख। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटी। ए प्लस बी प्लस सी, 65,000 माइनस 3,30,000 प्लस 2 लाख तो 2,32,000। 2,32,000। ओपनिंग कैश कितना था 80,000। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी क्या 65,000 माइनस 3 लाख। ओ, ये गलत कर दिया मैंने कैलकुलेशन में। ये आएगा -65,000। ऐड ओपनिंग कैश 80,000 क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 15,000। बस इतना सा ही काम करना होता है आपको, बस ढूंढना होता है कि भाई साहब
हमारा कितना कैश फ्लो हुआ है, कितना कैश फ्लो ऑपरेटिंग से हुआ है, कितना कैश फ्लो इन्वेस्टिंग से हुआ है, कितना कैश फ्लो फाइनेंसिंग से हुआ है, और उसको आपको प्रेजेंट करना होता है, और कुछ भी नहीं है। इतनी आसान चीज है ये। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ मेसर्स एमएनटी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। आपको फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दी है। वो कहता है गुड्स जो है हम सिर्फ कैश में ही बेचते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है 30% फॉर द ईयर, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 3,82,500। ओपनिंग इन्वेंट्री लेसर देन क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 35,000। वेजेस पेड ड्यूरिंग द ईयर कितनी है, पेड करी है 4,92,500। अच्छा, मुझे जरा बताओ, अगर हम गुड्स सिर्फ कैश में ही बेचते हैं, आपको जीपी दे रखा है 30%, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है 30/100 ऑन सेल। ये दे रखा है आपको 3,82,500। अगर मैं इसको इंटू 100 डिवाइडेड बाय 80 कर दूं, इज इक्वल टू सेल्स आ जाएगी मेरी। हाँ सर, 3,82,500 इंटू 100 डिवाइड बाय 80, तो 4,78,000, 3,82,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 80, 478,125। 80 नहीं है 30 है, तभी बच्चे बोल रहे हैं। 3,82,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 30, तो 12 लाख। सेल्स कितनी आ गई आपके पास, 12,75,000 की आपके पास सेल्स आ गई। और आपने ये सिर्फ, आप कहते हो कैश में ही बेचते हैं, तो यही आपके पास टोटल सेल्स आ गई, और यही आपके पास क्या आ गई, कैश सेल्स। यही आपके पास आ गई कैश सेल्स। फिर ओपनिंग इन्वेंट्री कम है क्लोजिंग इन्वेंट्री से, इससे कैश का कोई लेना देना नहीं है। वेजेस पे करे हैं, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से माइनस हो जाएंगे, और कैश सेल आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगी। ऑफिस और सेलिंग एक्सपेंस पे करे हैं, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से माइनस हो जाएंगे। डिविडेंड पे करा है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से माइनस हो जाएंगे। बैंक लोन रीपे करा है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 15,000, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से माइनस हो जाएंगे। ट्रेड पेबल ऑन 31 मार्च एक्सीड करता है बैलेंस ऑन 31 मार्च बाय 25,000, इससे कोई कैश वैश नहीं जा रहा आपका। अमाउंट पेड टू ट्रेड पेबल कितना है 460, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से माइनस हो जाएंगे। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 65,000, प्रोविजन फॉर टैक्स है 45, आपको पेड से मतलब है, आपने पेड इतना करा है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से माइनस हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट 7 लाख की सोल्ड कर दी 20,000 के प्रॉफिट पे, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया 7,20,000 का, और ये क्या डाल दोगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर ऐड कर दोगे। डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट, इस पे कैश गया नहीं होगा। प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से, नो नो नो, प्लांट एंड मशीनरी है सर, प्लांट एंड मशीनरी, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग के भी दे रखे हैं आपको, और क्लोजिंग के भी दे रखे हैं। ओपनिंग आप ऐड कर दोगे, क्लोजिंग आपका निकल करके आ जाएगा। आपको बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। आओ जरा बनाएं। क्वेश्चन नंबर 23, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश सेल्स कितनी है 12,75,000, 12,75,000 की कैश सेल्स है। उसके बाद आपने वेजेस पे करे, वेजेस पे करे 4,92,500 के, और उसके बाद आपने ऑफिस एक्सपेंस भी पे करे,
कितने के? 75,000 के। उसके बाद आपने डिविडेंड फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग ट्रेड पेबल 4,60,000 माइनस पेमेंट टू ट्रेड पेबल 4,60,000। फिर टैक्स को अलग से दिखाते हैं और कुछ ऑपरेशन का है नहीं, तो ये आ जाएगा आपका बिफोर टैक्स कैश फ्लो 12,75,000 माइनस 4,92,500 माइनस 75 माइनस 4,60,000 2,47,500। इसमें से माइनस कर दिया हमने टैक्स पेड। कितना टैक्स पेड है? 65,000। तो 1,82,500 1,82,500 आ गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आएगा? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 7,20,000। फिर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 2.5 लाख। 7,20 माइनस 2.5 लाख 4,70,000 आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आ गया। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बी। फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड कितना है? 30,000। बैंक लोन रीपेड 2,15,000। फिर उसके बाद और क्या क्या आएगा? एफ 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 बस 2,45,000 कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी सी। नेट इंक्रीज या फिर डिक्रीज इन कैश फ्लो ए प्लस बी प्लस सी। तो 1,82,500 प्लस 4,70,000 माइनस 2,45,000, तो ये आता है 4,07,500। ऐड कर देंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2 लाख 6,07,500 क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 6,07,500, जो कि आपका ये आंसर आ रहा है।
क्वेश्चन नंबर 23 आपका डन होता। डायरेक्ट मेथड के बाद अब आगे बढ़ेंगे इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए ही है। एक्टिविटी ओनली। applies to operating activity only। ठीक। इनडायरेक्ट मेथड सिर्फ किस पे लगता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के ऊपर ही लगता है। फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी डायरेक्ट मेथड विल अप्लाई। अच्छा, क्या होता है इनडायरेक्ट मेथड, उसकी चर्चा करते हैं। देखो अभी तक जो हमने अगर मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करूं और डायरेक्ट मेथड की बात करूं तो अब तक हमने क्या कहा? हमने ये सोचा कि जहां जहां से भी कैश आया है ऑपरेशंस का, कैश सेल से आया वो ऐड कर दिया, वेजेस पे करी वो लेस कर दी, ट्रेड पेबल को पे करा वो लेस कर दिया, ऑफिस एक्सपेंस पे करे वो लेस कर दिए। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में और जगह हो, ट्रेड रिसीवेबल से कैश आया, ट्रेड पेबल को कैश गया, सैलरी वेजेस पे करी, ओवरहेड पे करे और आओ। तो हमने डिराइव करी कैश सेल्स कितनी थी, कस्टमर से पैसा कितना आया, कैश परचेज कितनी करी, कैश पे कितना करा, सप्लायर को, क्रेडिटर्स को सैलरी कितनी पे करी, इंटरेस्ट एडवांस पे रिसीव हुआ और हमने टैक्स कितना पे करा। तो डायरेक्ट मेथड के अंदर हम लोग क्या निकाल रहे हैं, किस ऑब्जेक्टिव से चल रहे हैं कि ऑपरेशंस के अंदर कैश कितना आया। सिर्फ और सिर्फ हमारा माइंडसेट क्या कह रहा है कि भाई ऑपरेशंस में कैश कितने का आया, ट्रेड रिसीवेबल से कैश कितना आया, ट्रेड पेबल को कैश कितना गया, वेजेस पे कैश कितना पे हुआ और सैलरीज पे कैश कितना पे हुआ, ट्रेड पेबल को कितना पे करा और भी ऑपरेशन से जो भी हमने कैश फ्लोज निकाले वो किस तरीके से पे हुए। इनडायरेक्ट मेथड में भी आप यही निकालते हो बट इनडायरेक्टली निकालते हो। इनडायरेक्टली निकालने का मतलब है आप कान सीधा ना पकड़ के कान टेढ़ा पकड़ते हो इनडायरेक्ट मेथड के अंदर। सर ऐसे बात समझ नहीं आ रही, जरा एक एग्जांपल से समझाओ। तो देखो ये आपके आगे मैं एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूं। मैंने यहां पे लिखा बाय सेल्स। सेल्स में मैं लिखता हूं कैश सेल्स कितने की हैं, 2 लाख की। क्रेडिट सेल्स कितने की हैं, 8 लाख की। और टोटल सेल्स हैं 10 लाख की। मैंने यहां पे लिखा टू वेजेस 1 लाख, टू डेप्रीसिएशन 50,000, टू सैलरी 1.5 लाख, टू नेट प्रॉफिट कितना बचा भैया, 1.5 और 50, 2 और 1 3, तो 10 में से 3 गया 7 लाख। ठीक। मैं आपको कहता हूं ट्रेड रिसीवेबल्स का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस है 0 और क्लोजिंग बैलेंस है 3 लाख। एक इंफॉर्मेशन ये हो गई। दूसरा आउटस्टैंडिंग वेजेस का बैलेंस है, ओपनिंग में है 10,000
और क्लोजिंग में है 20,000। बस आओ जरा निकाले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, डायरेक्ट मेथड से ही निकालते हैं। आप लिखोगे कैश सेल्स, हाँ सर, कैश सेल्स कितनी है? 2 लाख रुपए की। आप लिखोगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश पेड फॉर सैलरी एंड कैश पेड फॉर वेजेस। सैलरी के लिए आपने पे करा है 1.5 लाख, वेजेस और इसके लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकल करके आ जाएगा। आओ जरा ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बनाएं। टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस कितना है? 0, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है? बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस है 3 लाख रुपए का। क्रेडिट सेल्स आपने करी हैं कितने की? 8 लाख रुपए की। तो आपने कैश कितना रिसीव करा डेटर से? 5 लाख रुपए का। यही 5 लाख रुपए आप यहां डाल देते हो। बिल्कुल ठीक बात है। फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट बना लेते हैं। हमने कहा ओपनिंग कितना आ रहा था वेजेस? 10,000। क्लोजिंग वेजेस कितने आ रहे थे आउटस्टैंडिंग? 20,000। खर्चा कितने का करा वेजेस का? 1 लाख रुपए का। तो 1,10,000 माइनस 20,000 कर दूंगा, तो टू बैंक पेमेंट कितने की करी है? 90,000। 2 लाख प्लस 5 लाख माइनस 1.5 लाख माइनस 90,000, 4,60,000। भाई खर्च, ये एक बच्चा इसकी एंट्री पूछ रहा है, देखो जी, P&L टू वेजेस या आउटस्टैंडिंग वेजेस, और आउटस्टैंडिंग वेजेस में बाय P&L, और इसकी एंट्री क्या होगी? आउटस्टैंडिंग वेजेस टू बैंक, आउटस्टैंडिंग वेजेस में टू बैंक। तो हमने क्या करा? हमने पेमेंट निकाल दी। सर डेप्रिसिएशन का क्यों कुछ नहीं करा? डेप्रिसिएशन में कैश थोड़ा ना जाता है। तो मैंने यहाँ पे, मैंने आपको क्या बताया था डायरेक्ट मेथड में, कि आपको क्या ध्यान में रखना है कि हमारा कैश कितना गया। कैश 2 लाख का आया, 5 लाख का आया, सैलरी में इतना गया और वेजेस में इतना गया। डेप्रिसिएशन में कोई कैश गया नहीं, मैं लेके नहीं आया। तो मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो कितना निकल करके आ गया? 4,60,000 का मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकल आया। अब यही चीज मैं निकालूंगा इनडायरेक्ट तरीके से। कैसे सर? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में आप क्या करते हो? आप यहां से शुरू करते हो नेट प्रॉफिट। ये कौन सा प्रॉफिट होता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आप यहां से शुरू करते हो पीबीटी। पीबीटी कितना है आपका? 7 लाख रुपीस का पीबीटी है। अच्छा, इस 7 लाख रुपए में 10 लाख माइनस 20, 10 लाख माइनस 20 हो रखा है। हाँ जी सर, 10 लाख में से 1 लाख भी माइनस हो रखा है।
10 लाख में से 50,000 भी माइनस हो रखा है और 10 लाख में से 1.5 लाख भी माइनस हो रखा है। इसी तरीके से ये 7 लाख आया है। हम उसके बाद क्या करते हैं, जो भी आपकी नॉन ऑपरेटिंग या फिर नॉन कैश एडजस्टमेंट्स हैं, उनको ऐड या लेस कर देते हैं। जैसे डेप्रीसिएशन इस 7 लाख रुपए में, ये 50,000 रुपए डेप्रीसिएशन के इस 7 लाख रुपए में माइनस हो रखा है, तो इसका इफेक्ट हटाने के लिए आप डेप्रीसिएशन को ऐड कर दोगे, 50,000 से डेप्रीसिएशन को ऐड कर दोगे, इससे इसका इंपैक्ट हट गया। अगर मैं यहां पे लिखूं, इस 7 लाख का ब्रेकअप लिख दूं, हाँ सर लिख दो। तो इस 7 लाख का ब्रेकअप है 10 लाख माइनस 50,000 माइनस 1 लाख और 1.5 लाख। एक लाख और 1.5 लाख। फिर उसके बाद मैंने कहा सर ये सैलरी तो ऑपरेटिंग खर्चा ही है और ये पे भी हुआ है, सैलरी का आपको कुछ नहीं करना, डेप्रिसिएशन आपने ट्रीट कर लिया। वेजेस भी सर ऑपरेटिंग ही खर्चा है, इसका भी आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि आपको क्या हटानी है सर, हमें तो सिर्फ हटाना है या तो नॉन ऑपरेटिंग हो या फिर नॉन कैश एडजस्टमेंट हो, हम वही हटाएंगे। तो सैलरी भी आपका ऑपरेशन से रिलेटेड है और वेजेस भी आपका ऑपरेशन से रिलेटेड है, तो इसको हम नहीं हटाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 7,50,000। इसको बोलते हैं कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर आप लिखते हो वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आपको क्या, जो भी आपकी वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड है, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग वेजेस, शॉर्ट टर्म करंट के जो खर्चे हैं, उनका चेंजेस आप लेते हो। हमेशा ध्यान रखना, लाइबिलिटी के केस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो लाइबिलिटी जब भी बढ़ेगी आपका कैश फ्लो भी बढ़ जाएगा, और लाइबिलिटी जब भी गिरेगी आपका कैश फ्लो भी गिर जाएगा। और एसेट के केस के अंदर इनवर्स रिलेशनशिप है, एसेट जब भी बढ़ेगी आपका कैश फ्लो गिर जाएगा और एसेट जब भी गिरेगी आपका कैश फ्लो बढ़ जाएगा। जैसे यहां पे अगर आप देखो तो ट्रेड रिसीवेबल आपकी एक एसेट है, ओपनिंग में थी 0, क्लोजिंग में थी 3 लाख रुपए, तो ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गया, यानी कि एसेट बढ़ गई, तो कैश फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितने रुपए से, 3 लाख रुपए से। आउटस्टैंडिंग वेजेस जो कि लाइबिलिटी है 10,000 से 20,000 हो गई, बढ़ गई, तो कैश फ्लो, आउटस्टैंडिंग वेजेस एक लाइबिलिटी है, अगर ये बढ़ गया तो कैश फ्लो भी बढ़ जाएगा 10,000 रुपीज से। तो 7.5 लाख प्लस 10,000 माइनस 3 लाख, 4,60,000 आपका क्या आ गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इस तरीके से आपको इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू निकालना होता है। आप सबसे पहले क्या लिखते हो, पीबीटी, हमेशा याद रखना पीबीटी लिखते हो। पीबीटी कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, सिंपल एक ही तरीका है, मेक लेजर। मेक लेजर, अभी क्वेश्चंस करेंगे उससे और क्लैरिटी होगी। सिर्फ लेजर अकाउंट बनाओ, आपकी सारी चीजें निकल के आएंगी। तो पीबीटी से आप शुरू होगे, आप ऐड करोगे कोई भी नॉन ऑपरेटिंग या फिर नॉन कैश खर्चा जो भी हुआ है, जैसे कि डेप्रीसिएशन। नॉन ऑपरेटिंग मतलब कि मान लो मैं यहां पे लिख देता इंटरेस्ट एक्सपेंस, मैं यहां पे लिख देता इंटरेस्ट का खर्चा, तो जो भी आपका इंटरेस्ट का एक्सपेंस होता वो एक नॉन ऑपरेटिंग है, क्योंकि इंटरेस्ट एक फाइनेंसिंग नेचर का खर्चा है। तो आप इंटरेस्ट के खर्चे को यहां पे ऐड कर देते और नीचे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस कर देते। अगर मैं यहां पे लिख देता इंटरेस्ट इनकम, मैं यहां पे लिख देता बाय इंटरेस्ट इनकम, या फिर चलो इंटरेस्ट बहुत बार हो गया, बाय
गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, यहां पे लिख देता गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। तो इस गेन को आप माइनस कर देते, क्योंकि ये गेन आपके प्रॉफिट को बढ़ा रहा है, और गेन ऑन सेल ऑफ एसेट एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो उसको आपको हटाना पड़ेगा उससे, क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग हुई, तो उसके गेन को आपको हटाना पड़ेगा, और आप इन्वेस्टिंग के अंदर उसको एडजस्ट कर देते। और नॉन कैश का तो एग्जांपल डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन हो ही गया। तो ये आ जाता है कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। फिर हम निकालते हैं वर्किंग कैपिटल चेंज। मैंने आपको बताया लायबिलिटी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, सीधा संबंध, हिंदी में लिख देता हूं, सीधा संबंध। अब मुझे इतनी आती नहीं हिंदी लिखनी। और एसेट का होता है उल्टा संबंध। तो लायबिलिटी अगर बढ़ रही है तो कैश फ्लो भी बढ़ जाएगा। आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बढ़ रहा था 10,000 से, तो कैश फ्लो भी बढ़ गया। एसेट अगर बढ़ रही है तो कैश फ्लो गिर जाएगा, क्योंकि उल्टा संबंध है। तो एसेट भी बढ़ रही थी, हमने कैश फ्लो गिरा दिया, और क्या आ गया आपका 4,60,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और यही आ रहा था डायरेक्ट मेथड से ही। सर चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया, अब थोड़ा लॉजिक भी समझा दो। अगर जो बच्चे लॉजिक समझना चाहते हैं वो एक बात वो समझें, हमें सेम इंपैक्ट डालना है बट इनडायरेक्टली डालना है। आपने कैश सेल्स का इंपैक्ट कितना डाला है, 2 लाख। आपने यहां पे टोटल सेल ले ली 10 लाख। 10 लाख का भी ब्रेकअप लिख दूं, 2 लाख और 8 लाख। जिनको लॉजिक नहीं समझना वो स्किप कर देना, मैं बस उन बच्चों के लिए बता रहा हूं कि ये बनता कैसे है। तो 2 लाख आपने यहां पे ऐड कर रखा है इस 7 लाख के अंदर, तो ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आपका 2 लाख तो चला गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हाईलाइट कर लेते हैं, हमारा 2 लाख तो चला गया, हमारा ये वाला काम तो हो गया। फिर हमें डेटर से मिले थे 5 लाख, हमें उसको भी ट्रीट करना है। तो देखो जरा, आपने 8 लाख ऐड करा और 3 लाख लेस करा, तो डेटर का इंपैक्ट खड़ा हो गया 5 लाख रुपए पॉजिटिव। फिर आपने सैलरी के लिए पे करा था 1.5 लाख, तो देखो आपने 1.5 लाख ये माइनस कर रखा है, इसलिए हमने उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करा। फिर आपने डेप्रीसिएशन की कोई भी ट्रीटमेंट यहां पे नहीं करी थी, लेकिन इस 7 लाख में डेप्रीसिएशन की ट्रीटमेंट हो रखी है, तो हमने इस माइनस को रिवर्स कर दिया 50,000 से, तो डेप्रीसिएशन भी नलीफाई हो गया। फिर आपने कहा हमने वेजेस पे करी थी 90,000 की, तो हमने कहा हमने यहां पे 1 लाख माइनस करा और 10,000 ऐड कर दिया, तो इंपैक्ट कितने का चला गया, 90,000 का। इसीलिए ये आ रहा है 4,60,000। इट इज प्योर मैथमेटिक्स। बट बहुत सारे बच्चे ना इसको इतना समझ नहीं पाते। मैं समझाता हूं उनके लिए जिनको समझना है, बट काफी लोग नहीं समझ पाते। तो उनके लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है कि अपन क्या करेंगे, अपन निकालेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है साहब। पीबीटी निकालने के बाद आप क्या करोगे, जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग चीजें हैं, नॉन ऑपरेटिंग चीजें जैसे गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, डिबेंचर इंटरेस्ट, डिविडेंड, चलो डिविडेंड तो नहीं आएगा, डिविडेंड तो रिजर्व में चला जाएगा, डिवेंचर इंटरेस्ट हो गया, और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स हो गया। कोई भी ऐसी इनकम जो आपको लगता है इंटरेस्ट इनकम हो गई, जो आपको लगता है इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, वो आप हटा दोगे। प्लस भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो। इनकम है तो माइनस, लॉस है तो प्लस। और नॉन कैश एडजस्टमेंट जो भी है, जैसे कि डेप्रीसिएशन और अमोर्टाइजेशन, इससे क्या निकल करके आ जाएगा आपका कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर आप निकालते हो वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर आप कहते हो कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है, एसेट माइनस लायबिलिटी। एसेट और लायबिलिटी दो ही तो होती हैं, जैसे कि डेटर, ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम्स। तो अगर वो लायबिलिटी नेचर का है और वो बढ़ रहा है, तो आपका कैश फ्लो भी बढ़ जाएगा। और अगर वो एसेट नेचर का है तो उसका उल्टा संबंध होगा, उसके बढ़ने पे कैश फ्लो गिर जाएगा, उसके गिरने पे कैश फ्लो बढ़ जाएगा। लायबिलिटी के साथ क्या होगा, सीधा संबंध होगा, और आप इसको ट्रीट करके चलोगे और आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आ जाएगा लेस। लास्ट में आप लिखते हो लेस टैक्स पेड। हमने टैक्स पेड यहां पे लिया नहीं, इसलिए वो पहले ही मैच हो गया। सर पीबीटी कैसे निकालते हैं, अच्छा आओ जरा पीबीटी की भी कहानी समझ लेते हैं, लगे हाथ। आप पी एंड एल अकाउंट बनाते हो, हाँ सर बनाते हैं। जैसे आपका ये नेट प्रॉफिट आ रहा है 7 लाख रुपीस का। अब ये नेट प्रॉफिट कहां जाता है, सर ये नेट प्रॉफिट
बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड हो जाता है। याद है फाइनल अकाउंट के अंदर हम नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर ऐड कर देते थे? हाँ सर, हमें याद है। तो अगर आप रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट बनाओ, यहां लिखो ओपनिंग बैलेंस और यहां लिखो क्लोजिंग बैलेंस और यहां पे लिखो एप्रोप्रिएशन, जो भी आपने माइनस कर रखी है, तो आपका यहां पे आ जाएगा पैट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ध्यान रखना नेट प्रॉफिट में से, इसमें से ये आता है 2 PBT, जो भी अमाउंट है माइनस टैक्स एक्सपेंस आप करते हो, फिर आता है आपके पास पैट, और आप इस पैट को लेके जाते थे रिजर्व एंड सरप्लस में। याद कर लो फाइनल अकाउंट। हाँ सर, हमें याद आ रहा है, हम टैक्स माइनस करने के बाद ही लेके जाते थे। वेरी गुड। तो ये क्या आ जाएगा, पैट निकल करके आ जाएगा। अब आप इस पैट के अंदर अपना टैक्स एक्सपेंस, ये वाला जो आपने प्रोवाइड फॉर करा है, ये ऐड कर दोगे, टैक्स का खर्चा, तो क्या निकल करके आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल करके आ जाएगा। और इसी से आप अपना कैश फ्लो शुरू कर लोगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स से आप अपना कैश फ्लो जो है शुरू कर लोगे। और कोई बाकी जितने भी लेजर्स बनेंगे, जैसे फिक्स एसेट्स का बनेगा और भी चीजों का बनेगा, लेजर बनाओ और अपना सॉल्यूशन आ। एक ही फॉर्मूला है कैश फ्लो बनाने का, इतना ध्यान रखना। पीबीटी से बनता है, शुरू होता है इनडायरेक्ट मेथड, फिर उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एडजस्टमेंट्स होती हैं, फिर वर्किंग कैपिटल चेंज होता है और डेट्स इट। इन सबको निकाला कैसे जाता है, लेजर्स बना के। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उससे समझ में आएगा लेजर्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन की हेल्प से अपन को समझ में आएगा। क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, थ्री, क्वेश्चन नंबर 33, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ग्रो मोर लिमिटेड, आपको कैश फ्लो बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001। आपको 2001 की भी बैलेंस शीट गिवन है और देखो 2000 की भी बैलेंस शीट गिवन है, यानी कि करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। आओ जरा, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल 8 लाख से 10 लाख हो गई, इशू हुई होगी। शेयर कैपिटल इशू होती है तो कहां लेके जाते हैं सर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर ऐड कर देते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस, इसका आप अकाउंट बनाओगे। नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग 0 से 2 लाख हो गई। नोट नंबर 2 की तरफ आओ, वो कहता है डिबेंचर इशू करे हैं एट द एंड ऑफ ईयर, लास्ट के अंदर आपने इशू करे हैं। तो डिबेंचर अगर इशू करे हैं तो कहां जाएंगे सर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। फिर ये ट्रेड पेबल है, देखो ट्रेड पेबल 8,20,000 से 7 लाख हो गए, गिर गए। अगर ट्रेड पेबल गिर गए तो कैश फ्लो भी गिर जाएगा। कौन सा, ऑपरेटिंग। अदर करंट लायबिलिटी 1 लाख से 0 हो गई, ये भी गिर गई तो कैश फ्लो भी गिर जाएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स, इसको आप यूज करोगे टैक्स पेड निकालने के लिए, यूज करोगे टैक्स पेड निकालने के लिए। एसेट की बात करते हैं, नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आ रहा है, ठीक है। इससे हम निकालेंगे कि कितना एसेट परचेज करा है या सेल करा है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 0 से 1 लाख हो रही है, इन्वेस्टमेंट करी है, तो इन्वेस्टमेंट करी है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगी। इन्वेंट्री जो कि आपकी करंट एसेट्स है, 2 लाख से 4 लाख हो गई, अगर इन्वेंट्री बढ़ गई तो आपका कैश फ्लो गिर जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल 7 लाख से 5 लाख हो गए, अगर ये गिर गए तो आपका कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से बढ़ जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो आप कैश फ्लो को मैच कराने में यूज करोगे। फिर ये आपको रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट का ब्रेकअप दे रखा है, हम तो सिंपल अकाउंट बना लेंगे, हमें कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अदर करंट लायबिलिटी, ओ माय गॉड, अदर करंट लायबिलिटी के अंदर वो कहता है डिविडेंड पेबल है, तो इसका मतलब ये ऑपरेटिंग नेचर की नहीं है, ये ऑपरेटिंग नेचर की नहीं है, ये तो डिविडेंड पेबल है।
अगर ये डिविडेंड पेबल है और आपका डिविडेंड 1 लाख से 0 हो रहा है तो इसका मतलब आपने डिविडेंड पे कर दिया, तो आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से माइनस कर दोगे। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर वो कहता है प्लांट है, लैंड एंड बिल्डिंग है, टोटल है। कहता है डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 25% ऑन ओपनिंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कसम खा लो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है उन सबके खाते आप बनाओगे। इसका मतलब आप एक तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बना करके चलोगे, फिर उसके बाद ओल्ड मशीनरी, ये प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में कवर हो जाएगा। इनकम टैक्स की भी इंफॉर्मेशन गिवन है तो प्रोविजन फॉर टैक्स का भी आप खाता बना करके चलोगे, इसका भी आप खाता बनाओगे। तो एक तो आप इसका खाता बनाने वाले हो और एक आप खाता बनाने वाले हो प्लांट एंड मशीनरी का खाता बनाने वाले हो। फिर बिल्डिंग के लिए वो कंस्ट्रक्शन कहता है कंप्लीट हुई थी और हमने कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करा है क्योंकि 31 मार्च को ही कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है, तो हम इसका भी खाता बनाने वाले हैं। आपको क्या बनाना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बनाना है। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 33, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, चलो ऐसे लिखो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कि आपको नहीं पता, प्लस और माइनस नॉन ऑपरेटिंग या फिर नॉन कैश एडजस्टमेंट, वो हम करके चलेंगे जो भी होंगी। स्पेस छोड़ देते हैं अच्छा खासा और यहां पर बनाने शुरू करते हैं अपने खाते। सबसे पहले हम खाता बनाएंगे किसका, रिजर्व एंड सरप्लस का। रिजर्व एंड सरप्लस का मैं खाता बना रहा हूं। ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस पीडी। ओपनिंग बैलेंस कितना है रिजर्व एंड सरप्लस का, 2,10,000। क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 3 लाख। 3 लाख का क्लोजिंग बैलेंस है, 2,10,000 का ओपनिंग बैलेंस है। क्या कोई एप्रोप्रिएशन एडजस्टमेंट गिवन है, नहीं सर, कोई भी एप्रोप्रिएशन एडजस्टमेंट गिवन नहीं है। सर डिविडेंड होती है एप्रोप्रिएशन एडजस्टमेंट, लेकिन ये पिछले साल का डिविडेंड है, इस साल कुछ भी पे नहीं करा है। अगला खाता आपको किसका बनाना है, सर अगला खाता हमें बनाना है लैंड एंड बिल्डिंग का। टू बैलेंस बीडी, 4 लाख। और बाय बैलेंस सीडी 6 लाख। फिर उसके बाद अगला खाता बनाना है प्लांट एंड मशीनरी। टू बैलेंस बीडी 5 लाख। बाय बैलेंस सीडी 7 लाख। फिर उसके बाद सर हमें एक अकाउंट बनाना है प्रोविजन फॉर टैक्स का। बाय बैलेंस बीडी कितना है गिवन, 70,000 और 1 लाख। टू बैलेंस सीडी 1 लाख। तो जिस जिस के खाते बनाने थे मैंने सबके खाते बना लिए हैं और अब मैं इंफॉर्मेशन डालूंगा। बताओ जी, पहली इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए पेश खिदमत है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 25% ऑन ओपनिंग वैल्यू ऑफ प्लांट। तो प्लांट एंड मशीनरी पे आओ और लिखो बाय डेप्रिसिएशन इसका 25%।
1,25,000। कहता है एट द ईयर एंड वन ओल्ड मशीन जिसकी कॉस्ट थी 50,000, WDV थी 20,000, उसे बेच दिया 35,000 रुपए का। तो 20,000 की WDV थी, 35,000 का बेच दिया, तो 15,000 रुपए का आपको क्या हो गया होगा, गेन हो गया होगा। तो बाय बैंक 35,000 और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000। टैक्स पे करा है 50,000 का, तो टू बैंक 50,000 का हमने टैक्स पे करा है। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कंप्लीट हुई है 31 मार्च में और कोई भी डेप्रीसिएशन इस पे चार्ज नहीं करना है। तो वो कहता है यहां पे बाय डेप्रीसिएशन 0 है, वो ऐसा बोलना चाह रहा है। लैंड पे लगता नहीं, बिल्डिंग पे उसने मना कर दिया। आओ जरा बैलेंसिंग फिगर करें। मैं अलग पेन से कर दूं, ग्रीन पेन से कर रहा हूं। बाय पैट 90,000 टू बैंक, आपने खर्चा करा होगा, बैलेंसिंग फिगर 2 लाख रुपए। इसको भी करो बैलेंसिंग फिगर, बताओ कितना आता है। 5 लाख प्लस 15,000 माइनस 1,25,000 माइनस 35,000 माइनस 7 लाख, तो ये आता है 3,45,000 टू बैंक। ये आपने परचेज करी होगी। हाँ सर बिल्कुल हमने परचेज करी होगी 3,45,000 से। प्रोविजन फॉर टैक्स को भी करो, 1.5 लाख माइनस 70,000 80,000, तो 80,000 से क्या हो गया आपका, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इतना आपने प्रोवाइड फॉर करा होगा। बिल्कुल सर ठीक बात है। आओ जरा, आपको क्या निकालना होता है यहां पे, सर हमें पीबीटी चाहिए होता है। पीबीटी कैसे निकालोगे, पैट में टैक्स ऐड कर दोगे, तो 90,000 का आपका पैट आया है, इसके अंदर आप ऐड कर दोगे टैक्स को। टैक्स कितना है 80,000 का, तो लो मैंने 80,000 का टैक्स इसके अंदर ऐड कर दिया, तो मेरा पीबीटी आ जाएगा 90,000 प्लस 80,000, 1,70,000 रुपए का आपका क्या आ जाएगा, पीबीटी 1,70,000। फिर नॉन कैश एडजस्टमेंट करते हैं। आओ जरा, डेप्रीसिएशन, आपने डेप्रीसिएशन कितना डाल रखा है, सर हमने डेप्रीसिएशन डाला है 1,25,000। अगर मैं आपसे पूछूं कौन कहां जाएगा, तो मुझे जरा बताओगे। लैंड एंड बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट करी है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा। हाँ सर। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गेन हुआ है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर आपने प्लांट खरीदा है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा। फिर ये प्लांट बेचा है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा। और डेप्रीसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स की बात करूं तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा और पी&एल वाला आपका पीबीटी के अंदर काम आएगा। तो आओ जरा मुझे जरा बताओ, हम लिख रहे थे क्या, नॉन कैश लिख लिया था, डेप्रीसिएशन 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 1,25,000, तो मैंने डेप्रीसिएशन लिखा 1,25,000 का। फिर लेस गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, कितना है गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, सर गेन ऑन सेल ऑफ मशीन है ये 15,000 रुपए का, जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से माइनस होना है। तो लो मैंने 15,000 रुपए माइनस कर दिए। और कुछ भी करना है क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, सर 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 नहीं, वो तो कुछ नहीं करना है बस जी। ये आ जाएगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। फिर आप लिखते हो वर्किंग कैपिटल चेंज। आओ जरा वर्किंग कैपिटल चेंज की भी बात कर लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल 7 लाख से 5 लाख हो गए, गिर गए, तो कैश फ्लो बढ़ जाए, गिर जाएगा। फॉल इन ट्रेड रिसीवेबल, इससे कैश फ्लो पे क्या इंपैक्ट होता है, सर कैश फ्लो बढ़ जाता है 2 लाख रुपए से।
इन्वेंट्री 2 लाख से 4 लाख हो गई, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, तो इससे आपका कैश फ्लो कम हो जाएगा। फिर उसके बाद अदर करंट लायबिलिटी तो ऑपरेटिंग थी ही नहीं। ट्रेड पेबल 1,20,000 से ट्रेड पेबल गिर गए, फॉल इन ट्रेड पेबल, तो कैश फ्लो भी आपका 1,20,000 से कम हो जाएगा। 2 लाख, अच्छा ये तो सीधा फिर 1,20,000 ही आ जाएगा यहाँ। बताओ जरा ये कितना आ रहा है, 1,70,000 प्लस 1,25,000 प्लस, सॉरी माइनस 15,000, ये होता है 2,80,000 माइनस 1,20,000, 1,60,000। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंज बिफोर टैक्स लेस टैक्स पेड। आपने टैक्स पे कितने का करा है? हमने नोट बनाया था ना, वर्किंग नोट बनाया तो था टैक्स पेड का, हमने टैक्स पे करा था 50,000 का, तो लेस टैक्स पेड 50,000, तो 1,10,000 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ए। फिर आप लिखते हो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आओ जरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात कर ले, पहले यहीं से बात कर लेते हैं। आपने परचेज करी है बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग 2,00,000 रुपीज, और क्या क्या करा है सर? सेल ऑफ प्लांट 35,000, सेल ऑफ प्लांट 35,000, और क्या करा है सर? परचेज ऑफ प्लांट 3,45,000, अब आ जाओ बैलेंस शीट पे। हमने इन्वेस्टमेंट का कुछ करा था ना, हाँ 1,00,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,00,000 रुपए, 35,000 माइनस 2,00,000 माइनस 3,45,000 माइनस 1,00,000, 6,10,000। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये हो गया बी। फिर आप क्या लिखते हो? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपने क्या क्या करा है सर? हमने शेयर कैपिटल इशू करी है, इशू ऑफ शेयर कैपिटल 2,00,000। रिजर्व एंड सरप्लस का अकाउंट बना दिया, इशू ऑफ डिबेंचर्स 2,00,000। करंट लायबिलिटी ट्रीट कर ली, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अच्छा अदर करंट लायबिलिटी डिविडेंड का था, तो डिविडेंड पेड 1,00,000, बस 3,00,000 रुपए आ जाएगा। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी सी, नेट इंक्रीज या फिर डिक्रीज इन कैश फ्लो ए प्लस बी प्लस सी, तो 1,10,000 माइनस 6,10,000
प्लस 3 लाख, ये होता है 2 लाख। 2 लाख नेगेटिव। और ओपनिंग कैश कितना है? 2 लाख। ऐड ओपनिंग कैश 2 लाख और क्लोजिंग कैश कितना बचता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 0 0। इस तरीके से आपको इनडायरेक्ट मेथड करना होता है। ज्यादातर पेपर में इनडायरेक्ट मेथड के आने की संभावना ज्यादा होती है कुछ भी नहीं, कोई रॉकेट साइंस थोड़े ना है। आप एक बात समझो, ये ज्यादा आसान है। खाते बनाने हैं, बस आपको खाते बनाने आने चाहिए। खाते आपको बनाने आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पे पीबीटी की चर्चा करी कि भाई साहब आपको पीबीटी से शुरू करना है। अब आपको पता है अपन लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते हैं तो ये जो रिजर्व एंड सरप्लस है 2,10,000 से जो 3 लाख हुआ, ये क्यों बढ़ गया होगा? क्योंकि प्रॉफिट कमाया होगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाया जाता है। तो हमने क्या करा, अकाउंट बना लिया रिजर्व एंड सरप्लस का। जब हमने रिजर्व एंड सरप्लस का अकाउंट बनाया तो हमें पता चला 90,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया है। और जब हमने प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाया तो हमें पता चला कि पीएनएल के अंदर टैक्स कितना डाला है? 80,000। पे 50 करा है, लेकिन पीएनएल के अंदर कितना टैक्स डाला है? 80,000। तो अगर मैं आपके यहाँ पे छोटा सा आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिखाऊं तो पिक्चर कुछ ऐसी है। टू पीबीटी लेस टैक्स 80,000 और टू पीएटी 90,000। और ये कितना आ जाएगा? 1,70,000। इस तरीके से है। आपने ये निकाला आपने ये निकाला रिजर्व एंड सरप्लस से, ये निकाला आपने प्रोविजन फॉर टैक्स के अकाउंट से। इसको इसमें आप ऐड कर दोगे तो आप इस तक पहुंच ही जाओगे ना। तो वही हमने यहां पे किया, हमने ऐड कर दिया और हम पीबीटी तक पहुंच गए। उसके बाद तो डेप्रीसिएशन चार्ज जो करा था वो ऐड कर दिया, गेन जो था वो माइनस कर दिया और वर्किंग कैपिटल चेंज निकाल दिया। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लैरिटी आपको आएगी। एक ब्रेक ले लेते हैं, सभी लोग बार बार ब्रेक 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 चिल्ला रहे हैं, तो एक ब्रेक ले लेते हैं। वी विल हैविंग अ क्विक ब्रेक, उसके बाद मिलेंगे और क्वेश्चंस के साथ। चलो जी, तो आ गए अपन लोग ब्रेक के बाद। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। Question number 34. From the following balance sheet and information, prepare cash flow statement of Rayan Limited by indirect method for the year ended 31 मार्च। तो इक्विटी शेयर में शेयर कैपिटल आपको दे रखी है। ये है करंट ईयर की बैलेंस शीट और ये है प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट। 7 लाख से 6 लाख हो गई कैपिटल। आओ जरा नोट नंबर 1 में चेक करें कि ऐसा क्या हुआ है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल तो 5 लाख से 6 लाख हुई है, तो ये बड़ी है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर प्लस। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख से 0 हुई है, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस। क्या सर हम नेट करके दिखा सकते हैं? द आंसर इज नो, आप नेट करके नहीं दिखा सकते। फिर उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस का तो आप अकाउंट बना लोगे। नॉन करंट लाइबिलिटी में नोट नंबर 3 है। आओ जरा देखें, डिवेंचर्स हैं 0 से 2 लाख हुए हैं, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज। फिर उसके बाद करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल है 1,10,000 से 1,15,000 हुए हैं। ट्रेड पेबल बड़े हैं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। अदर करंट लाइबिलिटी नोट नंबर 4 बना हुआ है, इसके अंदर डिविडेंड है 60,000 से 0, ये हो जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर माइनस। लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंस, ये वर्किंग कैपिटल की लाइबिलिटी है, ये 20,000 से 30,000 हुई है, तो ये बड़ी है। तो अगर ये बड़ी है तो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी बढ़ जाएगा 10,000 से। आओ जरा और आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स है, इंफॉर्मेशन के हिसाब से देख लेंगे। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में इंफॉर्मेशन के हिसाब से देख लेंगे। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 80,000 से 50,000 हो गई है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा ना। 80,000 से 50,000 हुई है ना, तो बिकी है।
इन्वेंट्री 90,000 से 95,000 हुई है, इंक्रीज हुई है आपकी इन्वेंट्री, तो यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा, उल्टा संबंध माइनस हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल 2,25,000 से 2.5 लाख हुए हैं, बड़े हैं ट्रेड रिसीवेबल, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैश फ्लो के काम आएगा। अदर करंट एसेट 65,000 से 1 लाख हुई हैं, ये भी बड़ी हैं, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आओ जरा देखें कि हमें वो किस किस का बनाना है लेजर। तो एक आपको कहता है पीस ऑफ लैंड आपने बेचा है, कैपिटल रिजर्व कंसिस्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ लैंड, तो एक तो आपको लैंड एंड बिल्डिंग बनाना ही पड़ेगा। और कैपिटल रिजर्व के बारे में भी इंफॉर्मेशन है, तो आपको कैपिटल रिजर्व अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। रिजर्व एंड सरप्लस वैसे ही बनाएंगे, लेकिन इसके अंदर कैपिटल रिजर्व अब अलग चला जाएगा, क्योंकि उसके लिए इंफॉर्मेशन जो है वो अलग गिवन है। ये कैपिटल रिजर्व का अकाउंट अलग बनेगा, रेस्ट रिजर्व एंड सरप्लस का अकाउंट अलग बनेगा। अप्रैल को प्लांट एंड मशीनरी के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, तो प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट हम बना लेंगे, तभी ये इंफॉर्मेशन भी पढ़ लेंगे। इन्वेस्टमेंट के बारे में भी चर्चाएं यहाँ पे कर रखी हैं, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का भी आपको अकाउंट बना करके चलना पड़ेगा। और बताओ, डिविडेंड, प्री एक्विजिशन डिविडेंड एडजस्टेड अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना ही रहे हो। इंटरिम डिविडेंड, डिविडेंड के बारे में भी इंफॉर्मेशन है, तो हमें अदर करंट लायबिलिटी में डिविडेंड पेबल का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। और जरा बताओ, इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर द करंट ईयर, तो प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट भी आपको बनाना पड़ेगा, इसका भी अकाउंट आपका बनेगा। और बताओ, डेप्रीसिएशन प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस उसके बाद तो आंसर ही आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 के ऊपर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, एक बच्चा बार बार पूछ रहा है सर जैकेट कहाँ गई आपके, अरे भाई उतार दी भाई जैकेट, बार बार पूछा जा रहा है जैकेट कहाँ गई, जैकेट कहाँ गई, जैकेट कहाँ गई, बताओ, हद हो गई। आओगे जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो मैं इसके लिए, ये बड़ा लग रहा है थोड़ा कैश फ्लो, तो मैं इसके लिए लगभग 1.5 पेज छोड़ रहा हूँ, और यहाँ पे बना रहा हूँ वर्किंग नोट। या मैं ऐसा कर दूँ क्या, मैं यहाँ बना दूँ वर्किंग नोट, क्योंकि मुझे ना स्लाइड करने में दिक्कत होती है, तो मैं यहाँ बना लेता हूँ वर्किंग नोट। वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट में हम लिखेंगे क्या, हम बनाएंगे एक तो रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट, इसके अंदर हमें कैपिटल रिजर्व अकाउंट अलग से बनाना था। फिर उसके बाद आप क्या बनाओगे, सर हम प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाएंगे। फिर उसके बाद आप क्या बनाओगे, सर हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाएंगे। फिर उसके बाद हम बनाएंगे कैपिटल रिजर्व डिविडेंड पेबल। हम बनाएंगे डिविडेंड पेबल अकाउंट। फिर बनाएंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। फिर बनाएंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट।
चलो जी, अब बैलेंसेस लिखना शुरू करते हैं। आओ जी, रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस बताओ एक्सेप्ट कैपिटल रिजर्व। तो ये हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस है आपका 3 लाख रुपए का। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस ये रहा, बाय बैलेंस बीडी 3 लाख रुपए। क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 4,20,000 माइनस 70,000, 3.5 लाख। टू बैलेंस सी डी 3.5 लाख। कैपिटल रिजर्व 0 और 70,000 बाय बैलेंस बी डी 0 टू बैलेंस सी डी 70,000। फिर रिजर्व एंड सरप्लस के बाद आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स 60 और 95,000 बाय बैलेंस बी डी 60,000 और 95,000 टू बैलेंस सी डी। फिर उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में 80 और 50। फिर उसके बाद और बनाओगे डिविडेंड पेबल 60,000 और 0 बाय बैलेंस बी डी 60,000 टू बैलेंस सी डी 0। फिर उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख और 7,65,000 टू बैलेंस बी डी 5 लाख बाय बैलेंस सी डी 7,65,000। फिर उसके बाद 2 लाख और 1.5 लाख टू बैलेंस बी डी 2 लाख बाय बैलेंस सी डी 1.5 लाख। तो मैंने क्या करा, एज यूजुअल जिसकी इंफॉर्मेशन गिवन है उसका खाता बना लिया और नंबर्स को प्लॉट कर लिया कि अपन को क्या क्या नंबर, अमाउंट, ओपनिंग बैलेंसेस क्या क्या दिए हैं। अब इंफॉर्मेशन प्लॉट करेंगे, इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। वो कहता है अ पीस ऑफ लैंड हैज बीन सोल्ड आउट फॉर 1,50,000, कॉस्ट थी 1,20,000 की। बैलेंस लैंड को रीवैल्यू कर दिया गया और कैपिटल रिजर्व कंसिस्ट करता है प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ लैंड। तो आपने कितने का लैंड बेचा? 1.5 लाख रुपए का लैंड बेचा। तो आप लिखोगे बाय बैंक 1.5 लाख रुपए। फिर उसकी कॉस्ट थी 1,20,000 और आपने 1.5 लाख का बेचा, तो आपको 30,000 का क्या हो गया सर? हमें 30,000 का इनकम हो गया। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000। फिर ये वाली इंफॉर्मेशन डन। अगला 1 अप्रैल 2020 को एक प्लांट बेचा फॉर 90,000, ओरिजिनल कॉस्ट थी 70,000, डब्ल्यूडीवी थी 50,000। तो 50,000 की डब्ल्यूडीवी का प्लांट 90,000 में बेचा। तो प्लांट पे आ जाओ। प्लांट आपने बेचा बाय बैंक 90,000, डब्ल्यूडीवी थी 50,000 की और 90 का बेचा। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000। डिबेंचर वर्थ ₹1,00,000। अब देखो जी, बीच में डिबेंचर की इंफॉर्मेशन भी आ गई, तो आपको डिबेंचर का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी। डिबेंचर्स का बताओ बैलेंस कितना है? ओपनिंग बैलेंस है 0, क्लोजिंग बैलेंस है 2 लाख। अच्छा,
डिबेंचर वर्थ ₹1 lakh वर इशूड एट अ पार्ट कंसिडरेशन ऑफ प्लांट ऑफ 4.5 लाख एक्वायर्ड। 4.5 लाख का प्लांट खरीदा है, जिसमें से आपने डिबेंचर इशू करे हैं 1 लाख रुपए के, और टू बैंक पेमेंट करी है 3.5 लाख रुपए की। ओ सॉरी, तो लैंड एंड बिल्डिंग है, गलत जगह लिख दिया ना। आपको ये लिखना था प्लांट में, मैं रब कर देता हूँ। कहाँ गया प्लांट, ये रहा। टू डिबेंचर्स 1 लाख और टू बैंक 3.5 लाख। और डिबेंचर्स में यहां लिखोगे बाय प्लांट 1 लाख, बाय प्लांट 1 लाख। बताओ जी, यहां तक किसी को कोई समस्या है तो बताओ। फिर उसके बाद वो कहता है पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉस्ट थी जिसकी 50,000, बेच दिया 70,000 का, तो 20,000 रुपए का आपको यहाँ पे भी प्रॉफिट हुआ है। आओ जरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे आओ। ये रहा जी, आपने इन्वेस्टमेंट बेची बाय बैंक 70,000 और आपको प्रॉफिट हो रखा है टू P&L अकाउंट 20,000 का आपको प्रॉफिट हो रखा है। प्री एक्विजिशन डिविडेंड आपको रिसीव हुआ है 5,000 का, जो आपने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से एडजस्ट कर रखा है। तो बाय बैंक डिविडेंड रिसीव 5,000 रुपए का। इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करा है और पे करा है 15% ड्यूरिंग द ईयर। कैपिटल कितने की है, इक्विटी शेयर कैपिटल है 5 लाख रुपए की, इसका 15% होता है 75,000। तो आपने डिविडेंड डिक्लेयर करा है, डिविडेंड डिविडेंड डिविडेंड। जब आप डिविडेंड डिक्लेयर करोगे तो यहाँ पे लिखोगे इंटरिम डिविडेंड 75,000, और डिविडेंड पेबल में भी लिखोगे बाय रिजर्व एंड सरप्लस 75,000। और बताओ, इंटरिम डिविडेंड के बाद इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर द करंट ईयर कितनी है, 1,35,000। इसका मतलब इतने का आपने प्रोविजन बनाया होगा। तो प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया है क्या हमने, ये राजी। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है, 1,35,000। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 15% ऑन प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग पे। वो कहता है कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना। प्लांट के अंदर जो भी एडजस्टमेंट हुई है 1 अप्रैल को ही हो गई है, तो आपको एडजस्टमेंट लेके करना होगा। तो बाय डेप्रिसिएशन, तो 5 लाख का प्लांट था, 4.5 लाख का खरीदा, और कितने की बुक वैल्यू का बेच दिया था, 50,000 की बुक वैल्यू का बेच दिया था। 9 लाख का 15%, 1,35,000 का आपका क्या आ गया, डेप्रिसिएशन। तो मैंने कुछ नहीं करा दोस्त, मैंने सिर्फ और सिर्फ जो इंफॉर्मेशन गिवन थी उसको प्लॉट करा है। जो इंफॉर्मेशन गिवन थी एक तो उसको प्लॉट करा है, नंबर 2 मैंने क्या करा है कि खाते बनाए हैं। जिस जिस इंफॉर्मेशन के मुझे खाते बनाने थे मैंने उन उन सभी के खाते बना दिए। बेटा और किसी को तो वॉइस की दिक्कत नहीं आ रही, आपको क्यों आ रही है, 1 मिनट दो फिर मेरे को। हाँ जी, अब मेरे ख्याल से वॉइस की दिक्कत नहीं आएगी। चलो जी, तो हम कहाँ पे थे, हम कह रहे थे कि हमने क्या करा है, अब तक कुछ नहीं करा है। जो जो इंफॉर्मेशन गिवन थी देखो उन सबके वर्किंग नोट बनाए हैं, लेजर्स बनाए हैं और इंफॉर्मेशन को प्लॉट करा है। डिविडेंड का अमाउंट आपने गलत कैपिटल पे कैलकुलेट किया है। 15% देना है 90,000। ओके, मैंने ओपनिंग कैपिटल ले ली। वो बच्चा कह रहा है कि आपने गलत लिख दिया, यहाँ 90,000 आएगा क्योंकि 6 लाख की थी वो, मैंने गलत अमाउंट देख लिया। 90,000 ये मैंने करेक्ट कर दिया, ठीक है। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं। बस उसके बाद क्या करते हो सर, उसके बाद हम खातों को करते हैं रफा दफा। आओ जरा खातों को करें रफा दफा। खातों को करते हैं रफा दफा।
डिविडेंड वाली बात फिर से समझा दो, क्या चेंज किया है। तो देखो दोस्त, मैंने डिविडेंड में क्या चेंज करा है, मैंने गलती से ना ये इस पे कैलकुलेट कर दिया था, ध्यान नहीं दिया कि ये 5 लाख पिछले साल की है, आपको करंट ईयर की कैपिटल लेनी है, तो 5 लाख का 15% कर दिया था। अब मैंने उसको ठीक करके 6 लाख का 15% 90,000 रुपये कर दिया है। इतना सा ही बदलाव इसके अंदर किया है। अब बढ़ते हैं आगे। तो देखो, डिबेंचर का लेजर क्लोज करा। अच्छा, ये सब आपने ये 1 अप्रैल को इशू करे हैं, और आप मानोगे कि आपने डिबेंचर अगर आपको गिवन नहीं है, हमेशा ओपनिंग में ही इशू करे हैं, 1 अप्रैल को ही इशू करे हैं। और अगर आपने 2 लाख के डिबेंचर 1 अप्रैल को इशू करे हैं तो इंटरेस्ट कॉस्ट भी आएगी, यहीं लगे हाथ लिख दो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऐड लिखते हो ना, नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश। तो यहां लिखोगे आप इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, क्योंकि भूल जाते हैं हम लोग, लेस कर देंगे कितने का, 2 लाख का कितने परसेंट डिबेंचर है, 9%, 18,000। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इसको माइनस करना होगा, वो कर लेंगे, ठीक है। तो हमने डिबेंचर को कर दिया क्लोज। अब करो लैंड एंड बिल्डिंग को क्लोज। 2 लाख प्लस 30,000 माइनस 1.5 लाख माइनस 1.5 लाख, 70,000। मैं ग्रीन पेन से लिखता हूँ। अच्छा, ये मैंने देखो ये गलती से ब्लू से ही लिख दिया, कहीं आपको ये एडजस्टमेंट ना लगे, ये मैं कलर चेंज करके इसका ग्रीन कर देता हूँ। डार्क ग्रीन, लो जी मैंने ग्रीन कलर कर दिया। तो 70,000 रुपये आपका यहाँ आ रहा है, 70,000। ये 70,000 क्या है, ये है कैपिटल रिजर्व, क्योंकि उसने आपको इंफॉर्मेशन में बोला था कि हमने बैलेंस लैंड को क्या कर दिया था, रीवैल्यू कर दिया था, एंड बैलेंस लैंड वाज रीवैल्यूड। कैपिटल रिजर्व कंसिस्ट ऑफ प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ लैंड। तो ये कहाँ जाएगा, 70,000 कैपिटल रिजर्व के अंदर जाएगा। और कैपिटल रिजर्व में आप क्या लिखोगे, बाय लैंड 70,000। और ये लेजर भी आपका क्या हो गया, क्लोज हो गया ऑटोमेटिकली। फिर उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी को क्लोज करते हैं। 5 लाख प्लस 40,000 प्लस 1 लाख प्लस 3.5 लाख माइनस 90,000 माइनस 1,35,000, 7,65,000। ये भी आपका ऑटोमेटिक क्लोज हो गया। डिविडेंड पेबल में यहाँ आएगा टू बैंक 1.5 लाख, और आपका डिविडेंड का लेजर भी क्लोज हो गया। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में 1 लाख माइनस 75,000 माइनस 50,000, 25,000। टू बैंक, ये आपने इन्वेस्टमेंट परचेज करी होगी। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स में 60,000 प्लस 1,35,000 माइनस 95,000, 1 लाख रुपए का आपने टैक्स क्या करा होगा, पे करा होगा टू बैंक। फिर उसके बाद 70,000। फिर रिजर्व एंड सरप्लस, बस अब रिजर्व एंड सरप्लस को बंद करेंगे तो बाय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 75,000 प्लस 3,50,000 माइनस 3 लाख कर दूं तो 1,25,000 मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल करके आ जाएगा। आओ जरा, पीबीटी 1,25,000 प्लस क्या करेंगे हम, प्रोविजन फॉर टैक्स में जो आपने टैक्स बनाया होगा 1,35,000, 1,35,000। तो ये आ गया कितना, 2 लाख। अच्छा, इंटरिम डिविडेंड यहाँ चेंज नहीं करा था, यहाँ पे भी तो 90,000 ही आएगा। तो 3,50,000 प्लस 90,000 माइनस 3 लाख, तो ये होता है 1,40,000। 1,40,000 प्लस 1,35,000, ये होता है 2,75,000। फिर उसके बाद
आओ जरा मुझे बताओ क्या क्या चीजें कहाँ जाएंगी। ये तो आपका क्लोज हो गया, ये आपने पैट पीबीटी के लिए यूज कर लिया, ये इंटरम डिविडेंड में भेज दिया। कैपिटल रिजर्व के अंदर कोई बैंक वैंक है नहीं। प्रोविजन फॉर टैक्स में ये आपने यूज कर लिया। टैक्स पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से माइनस हो जाएगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में ये आपको इनकम हुई है, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से माइनस हो जाएगी। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा, परचेज है। इन्वेस्टमेंट बेची है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर प्लस हो जाएंगी। डिविडेंड रिसीव हुआ है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर प्लस हो जाएगा। डिविडेंड पेबल आपने ट्रीट कर लिया, ये जो पे करा है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से माइनस हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये गेन है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा। डिबेंचर्स इशू करें, कैश का कोई लेना देना नहीं है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में से माइनस हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी बेचा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस। डेप्रीसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस। लैंड एंड बिल्डिंग 1,50,000 की बेची है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस, और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से माइनस। कैपिटल रिजर्व का कुछ करना नहीं है, ये हो जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से प्लस, क्योंकि आपने डिबेंचर्स इशू करे हैं। आओ जरा बस अब तो आपको कुछ नहीं करना, लिखना ही तो है। टैक्स का प्रोविजन एडजस्ट कर लिया, टैक्स पेड बाद में लिख लेंगे। ऑपरेटिंग में आपका गेन हुआ है, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो लेस गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है 20,000। फिर उसके बाद इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग ये भी इन्वेस्टिंग है, ये फाइनेंसिंग है। ऑपरेटिंग में डेप्रीसिएशन 1,35,000 ऐड डेप्रीसिएशन 1,35,000। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग में 40,000 लेस गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट, लेस गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट 40,000। फिर उसके बाद इन्वेस्टिंग इन ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग लैंड एंड बिल्डिंग की बात करें तो ऑपरेटिंग में 30,000 भी लेस होगा, गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग या फिर लैंड 30,000। बस फिर तो डिवेंचर का अकाउंट है, तो इससे आ जाएगा आपका बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। तो 2,75,000 प्लस 18,000 माइनस 20,000 प्लस 1,35,000 माइनस 70,000 3,38,000 3,38,000 ये आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। फिर आप निकालोगे वर्किंग कैपिटल चेंज। वर्किंग कैपिटल चेंज के लिए आ जाओ जरा बैलेंस शीट के ऊपर। अदर करंट एसेट्स बढ़ रही हैं, इंक्रीज इन अदर करंट एसेट्स 65,000 से 1,00,000 हो रही हैं, तो 35,000 से आपका कैश फ्लो कम हो जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट छोड़ दो। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 25,000 रुपये से। इंक्रीज इन इन्वेंट्री 5,000 रुपीज से। अदर करंट लाइबिलिटी नोट नंबर 4 पे आ जाओ। लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस 10,000 से बढ़ रही है, इंक्रीज इन अदर करंट लाइबिलिटी 10,000 रुपये से, तो कैश फ्लो भी बढ़ जाएगा। और फिर अदर करंट लाइबिलिटी के बाद ट्रेड पेबल 5,000 से बढ़ रहे हैं, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 5,000 रुपये से, तो ये भी बढ़ जाएगा। तो 15,000 माइनस 35,000 माइनस 25,000 माइनस 5,000 50,000।
तो 50,000 से ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल का चेंज हुआ 3,38,000 3,38,000 माइनस 50,000, ये होता है 2,88,000। ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स एंड आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंज लेस टैक्स पेड। टैक्स पेड आपने प्रोविजन फॉर टैक्स में निकाला था 1,00,000 रुपए, तो 1,00,000 रुपए आप यहाँ से कर दोगे माइनस, ये आ जाएगा 1,88,000 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ए। फिर आप निकालते हो क्या, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए आप क्या कहते हो, आओ जरा नोट्स देख लेते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आपने इन्वेस्टमेंट सेल करी है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 70,000, इंटरिम डिविडेंड 5,000 माइनस, चलो माइनस ना लिखो, सीधा ऐसे लिख दो, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 25,000 से आपने इन्वेस्टमेंट जो है वो परचेज करी है। फिर उसके बाद और क्या क्या करा है, डिविडेंड का लेना देना नहीं। प्लांट एंड मशीनरी बेची है 90,000 से, सेल ऑफ प्लांट 90,000 रुपए से, और परचेज ऑफ प्लांट 3.5 लाख। फिर लैंड एंड बिल्डिंग आपने बेची है 1.5 लाख रुपए की, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 1.5 लाख रुपए से। फिर डिबेंचर तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, बस इससे निकल करके आ जाएगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बताओ जी, 75,000 माइनस 25,000 प्लस 90,000 माइनस 3.5 लाख माइनस 1.5 लाख, ये निकल करके आता है 3,60,000। 3,60,000। बच्चों का अलग क्यों आ रहा है, मैंने कुछ छोड़ दिया क्या? प्रोविजन फॉर टैक्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में बेची है 70 की, प्लस डिविडेंड 5 का, परचेज करी है 25 की, और उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी में 90,000 की बेची है, तो ठीक तो है 90,000, और खरीदी है 3.5 लाख रुपए की, खरीदी है 3.5 लाख रुपए की, ये भी ठीक है। फिर उसके बाद लैंड से पैसा निकाला, डे ओ हो सेल ऑफ लैंड, ये नेगेटिव लिख दिया, तो प्लस 1.5 लाख प्लस 1.5 लाख, वो 75,000 माइनस 25,000 प्लस 90,000 माइनस 3.5 लाख प्लस 1.5 लाख, तो 60,000 कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बी। फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सबसे पहले तो एक तो इंटरेस्ट पेड लिखो भाई साहब, कहीं वो भूल ना जाए, इंटरेस्ट पेड। ऊपर कितना इंटरेस्ट ऐड करा था 18,000, यहाँ पे इंटरेस्ट पेड आप लेस कर दो 18,000। फिर उसके बाद डिबेंचर इशूड, कितने रुपए के, 1,00,000 रुपए के डिबेंचर आपने इशू करे हैं। लैंड एंड बिल्डिंग से लेना देना नहीं, प्लांट एंड मशीनरी से लेना देना नहीं। डिविडेंड पेड, डिविडेंड पे करा है आपने 1.5 लाख रुपए का,
इन्वेस्टमेंट से लेना देना नहीं, प्रोविजन फॉर टैक्स से लेना देना नहीं, कैपिटल रिजर्व इनसे लेना देना नहीं। आओ जरा इक्विटी शेयर कैपिटल की भी बात कर लेते हैं। शेयर कैपिटल इशू करी है 1 लाख रुपए की, इशू ऑफ शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए, और रिडम्पशन कितने की करी है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की, 2 लाख रुपए की। ये दोनों अलग अलग दिखाने हैं हमेशा। फिर उसके बाद बस बताओ जी नेट में कितना आ रहा है, 1 लाख माइनस 18,000 माइनस 1.5 लाख प्लस 1 लाख माइनस 2 लाख, 1,68,000 नेगेटिव में। कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी सी, नेट इंक्रीज या फिर डिक्रीज ए प्लस बी प्लस सी। तो 168 माइनस 60,000 प्लस 1,88,000, तो नेट डिक्रीज आ रहा है 40,000, और ऐड कर दोगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग 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 कितना है 90,000 का, 50,000 का क्या आ रहा है आपका, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बस इतनी ही बात थी। अगर आप अकाउंट बनाना जानते हो तो आप नहीं फंसोगे। मैंने आपको पहले भी बोला था, अगर आप खाते बनाना जानते हो तो आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है, आप आराम से अपना काम जो है वो कर जाओगे। ठीक, बताओ जी, किसी को कोई समस्या कोई परेशानी हो तो पूछो। हेलो, तो कुछ बच्चों को बार बार साउंड का इशू आ रहा है, तो अभी अपन क्लास को यहीं रोकते हैं। इनडायरेक्ट मेथड के हमने 2 क्वेश्चंस कर ही लिए हैं, आगे क्वेश्चन 35 से शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक मैं आईटी टीम से इस इशू को रिजॉल्व करवा दूंगा। तो अब मिलेंगे आपसे अगली क्लास के अंदर। अभी के लिए इतना ही, गुड बाय, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।